नमस्कार। आज की कथा बचपन का प्यार। जहर है या प्यार है तेरा चुम्मा। बचपन में यही गाना सुनते हुए हमारा ब्रेन डेवलप हुआ। मिस्टर चैलेंज, चूना भट्टी, झोपड़पट्टी, रूप सुहाना लगता है जैसे फिल्मी गाने हमें मुंह जुबानी याद थे। एक दिन अपने मोहल्ले में पूरी तन्मयता के साथ सुर ताल का संधि विच्छेद करते हुए, चिल्लाते हुए मैं गाना गा रहा था और उस गाने के बोल थे, सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे। तब इस अद्भुत गायन कला के लिए पड़ोसी काका ने पता नहीं क्यों मुझे बहुत पीटा था। हिंदी फिल्मी गानों के द्वारा हमारे क्रमिक विकास के क्रम में मस्तिष्क निर्माण की प्रक्रिया जब पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही थी, तब पड़ोसी के द्वारा सभ्यता और संस्कार की दुहाई देते हुए हमें पीटा जाना असहनीय प्रतीत हुआ। घर में सवाया मात्रा में प्रसाद अलग से प्राप्त हुआ। बात उन दिनों की है जब हम मिडिल स्कूल पहुंचे। सोचने का दायरा बढ़ने लगा। हमारे विद्यालय में 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। इसके पहले प्राइमरी स्कूल की हमारी दुनिया बहुत छोटी थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। जो भी विद्यालय पहुंचा वह भीगा हुआ था। क्लासरूम की फर्श हमारे कपड़ों से टपकती हुई पानी की बूंदों से गीली हो चुकी थी। बरामदे का भी वही हाल था। हमें पूर्ण विश्वास था कि ऐसी परिस्थिति में आज पढ़ाई कदापि नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक समूह अपने साफ सुथरे स्टाफ रूम को छोड़कर गीली और कीचड़ से भरी कक्षा में क्यों पधारेंगे। उन्हें तो आज चाय और समोसे के साथ गप्पे मारना है। उनकी समस्या बस इतनी ही है कि किसी चपरासी को जलपान लेने के लिए भेजना पड़ेगा, वो भी ऊपरी खर्चा पानी देकर। आज किसी भी बच्चे का बैठ पाना मुश्किल था। हर कक्षा में पानी भरा हुआ है। पैरों में चिपकी हुई मिट्टी भी फर्श पर घुलकर मिल गई है और अत्यधिक शोरगुल से पूरा विद्यालय चहक रहा है। यहाँ बच्चे बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, अपनी ही धुन में मस्ती से इस मौसम का आनंद ले रहे थे। मैं अपनी कक्षा में खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। खिड़की के बाहर पीछे खेल के मैदान की तरफ विशाल क्षेत्र, ढेर सारे वृक्ष जो सावन में अति मनोहरी लगते हैं। यहाँ भी शोर तीव्र है। बाहर बारिश की आवाज, कक्षा में बच्चों के चहक की आवाज, लेकिन मन के अंदर अपार शांति थी। उस दिन पता नहीं क्यों मैं गंभीर लग रहा था। पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। उस खिड़की का कोना त्याग कर मैं बरामदे में पहुंचा। वहां लोहे की मजबूत जालियों से विद्यालय का प्रमुख मैदान, जहां प्रार्थना होती है, और साइकिल स्टैंड साफ नजर आ रहा है। यहाँ बरसते हुए बूंदों को देखकर सोच रहा था, क्यों ना भागते हुए घर ही चला जाऊं। उसी समय हाई स्कूल की कुछ लड़कियां साइकिल स्टैंड में साइकिल रखते हुए मेरे ही भवन की तरफ भागते हुए आई, और सभी लड़कियां भीगी हुई थी। हंसते हुए, बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए, ताना मारते हुए लड़ रही थी। तेरी वजह से भीगी हूं आज, कुत्ती कमीनी। देखना बहन, इसकी साइकिल जाम है तो तेज नहीं भगा पाई। किसी चोर को 5-10 रुपए देकर तेरा साइकिल गायब करवा दूंगी, हरामखोर। सभी लड़कियां हंसते हुए, लड़ाई करते हुए एक दूसरे को ही दोषी बता रही थी। वाद विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था। अपने कपड़ों और किताबों से भरे थैलों को झाड़ते हुए खूब शोर मचा रही थी। इन्हें देखकर कोई भी खुद को भूल जाए, खुद के बारे में सोचना ही बंद कर दे, सिर्फ उन्हीं को देखता रहे, उन्हीं को सुनता रहे। उनमें से जो सबसे सुंदर और लंबी लड़की थी वो मेरे पास ही खड़ी है। उसके निकट होने मात्र से मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसकी खुशबू से मेरा मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका है। मेरे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली अवरुद्ध हो चुकी थी। मैंने अपने जीवन में आज पहली बार किसी ब्रह्मांड सुंदरी को देखा, जिसका व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक और पवित्र है, जिसे देखकर मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई, जो कि निश्चल है, निष्कलंक है, निष्पाप है। उन लड़कियों के समीप मंत्रमुग्ध होकर उस लंबी लड़की के बारे में सब कुछ जान लेने के लिए मेरी श्रवण शक्ति पूरी ताकत के साथ काम पर लग चुकी थी। उन लड़कियों ने 1-2 बार मेरी तरफ देखा भी और शायद स्वतः यह निर्णय कर लिया होगा, यह हाफ पैंट पहना हुआ एक बच्चा ही तो है।
इस अविस्मरणीय घटना के उपरांत मैं खुद को किसी हिंदी फिल्म का नायक मानकर गुमसुम रहने लगा, जो यह भूल चुका था कि वह कक्षा 6 में पढ़ने वाला मात्र 12 वर्ष का एक बालक ही है। उस सुंदर कन्या को जान लेने के बाद उसे देखने या उसके पास से गुजर जाने से अपार ऊर्जा और उत्साह मिलता, और यही मेरा प्रिय कार्यकलाप बन गया। अर्धवार्षिक परीक्षा के दिन एक चमत्कार और हुआ। कक्षा 6 और 11 के बच्चों को एक साथ परीक्षा में बिठाया गया। एक लाइन में 6वीं के बच्चे तो दूसरी कतार में कक्षा 11वीं के बच्चे बैठे थे, ताकि नकल करने वालों को दिक्कत हो, कठिनाई हो। उस दिन वह नव यौवना मेरे ही बाजू में बैठी थी। परीक्षा के मध्य में उसने मुझसे पहली बार बात की। उसने मुझे नीला पेन मांगते हुए कहा, प्रश्न पत्र मुश्किल है क्या? क्या तुम पास हो जाओगे या तुम्हें बड़ा अंडा मिलने वाला है? मैंने अति प्रसन्न होते हुए जवाब दिया, पेपर अच्छा जा रहा है, मैं तो अच्छे अंकों से पास भी हो जाऊंगा। और इतना कहकर मैंने चर्चा समाप्त कर दी, क्योंकि मेरे मन में एक नई समस्या पैदा हो गई। इन्हें मैं क्या कहकर संबोधित करूं, क्या कहकर बुलाऊं? इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। विद्यालय की अनेक गतिविधियों में वह लड़की जरूर हिस्सा लिया करती थी। अधिकांश लड़के उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी सुंदरता और उसे पा लेने की योजना बनाते हुए जब लड़कों का समूह इसी विषय पर चर्चा कर रहा होता, तब मुझे बहुत खेद होता, गुस्सा आता और मैं उन सभी बुरे लड़कों को ठिकाने लगाने की तरकीबें बुनता था। इस बीच हमारी कुछ और बातें हुई, सौभाग्यवश मुलाकातें हुई, लेकिन मैं यह निर्णय नहीं ले पाया आखिर उन्हें क्या कहकर बुलाऊं। उन्हें सदैव आप कहकर ही बात करता और शीघ्रतापूर्वक उनसे दूर भाग जाता, क्योंकि मुझे डर था कहीं वह मुझे छोटू, मुन्ना या भाई कहकर ना बुला दे। उन्हें समोसे खाने के बाद गोलगप्पे खाना बहुत ही प्रिय था। हिंदी फिल्मों को देखते हुए जब भी नायक और नायिका विवाह के लिए गंभीर होते, तब मैं भी गहरे विचार में डूब जाता। मुझे लगता था कि मुझे उससे सच्चा प्यार हो चुका है। हजारों बार उनसे बात करने के लिए अभ्यास करता, किन किन शब्दों का उपयोग करना है, बात करते हुए कौन सी गलती नहीं करनी है। मेरा ध्यान इसी बात पर सदैव केंद्रित रहता था। जब मैं कक्षा 8 में पहुंचा, तब वह 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज जाने लगी थी। अब तो वह सड़क में भी अचानक ही नजर आती। उन्हें देखने और उनसे बातें करने के लिए मेरा मन व्याकुल रहता था। धीरे धीरे समय बीता, मैंने भी कॉलेज पास कर लिया। उनसे मिलने की तमाम कोशिशें बेकार हुईं। धीरे धीरे मेरी मानसिक प्रेयसी दुर्लभ हो गई। शिक्षा पूरी हो जाने के बाद हम काम करने लगे। ऑफिस में अफसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल गए। अल्हड़ लड़कपन, दोस्ती यारी, चाय की टपरी सब छूट गए। फिर एक बार विधानसभा चुनाव के समय उन्हें जी भर कर देखने का सौभाग्य मिला। उनकी सुंदरता और निखर चुकी है, लेकिन उनकी वेशभूषा देखकर यह ज्ञात हुआ कि उनकी शादी हो चुकी है। यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही तो जीवन है। उनकी सुंदरता हमेशा मेरी यादों में ताज़ा बनी रहेगी। अब हम भी काम करने लगे, ऑफिस जाने लगे, शादी हुई और अपनी छोटी सी दुनिया को सजाने में जुट गए। दुनियादारी, आटा दाल का भाव सब पता चल गया। फिर एक और सावन आया, फिर से बादल गरजे और जमकर बरसात हुई। एक दिन हमारी धर्मपत्नी को अस्पताल लेकर जाना था, इसलिए ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली। फोन पर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर घर से निकले। अस्पताल के निकट ही श्रीमती जी ने गोलगप्पे खाने की जिद कर दी। मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, एक तो तुम्हारे पेट में दर्द है और सावन के महीने में तुम बाहर का खाने की जिद कर रही हो। श्रीमती जी ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, आप ही तो हमेशा कहते हैं बारिश के मौसम में चटपटी चटनी के साथ समोसा पकौड़ी खाकर उसके बाद गोलगप्पे खाना ही असली सुख है। लेकिन जब हाजमा ठीक हो तब
अभी थोड़ा परहेज करो देवी जी। मेरे इतना कहने पर भी वह नहीं मानी और जिद करने लगी। थोड़ा सा ही खा लेने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसने तोतली आवाज़ में नौटंकी करते हुए आखिर अपनी बात मनवा ही ली। आज अस्पताल में भीड़ ज़्यादा थी और हमारी बारी आने में औसतन 30 मिनट का विलम्ब था। इसलिए वेटिंग हॉल में हम सोफे पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। मेरी नज़रें कलाई में बंधी घड़ी से टकराकर सामने रखी पत्रिका पर गई और मैं उस पत्रिका के पन्ने पलटने लगा। साथ में बैठी अर्धांगिनी मोबाइल फ़ोन पर अपने भाई से बात करते हुए बता रही हैं कि बाहर का कुछ भी मत खाओ, आजकल पेट बिगड़ने के मामले बढ़ रहे हैं। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मेरी श्रीमती जी नौटंकी करने में अत्यंत निपुण हैं। इसके पश्चात जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो दंग रह गया। मेरे सामने के सोफे पर मेरी विद्यालय वाली विश्व सुंदरी बैठी थी। वह भी किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। उनका व्यक्तित्व और निखर चुका है। सुंदरता के मामले में आज भी वह 100 लड़कियों को अकेले मात दे सकती है। हरी साड़ी पहने हुए, दोनों कलाइयां चूड़ियों से भरी, मांग में लंबा सिंदूर, साथ ही हरे रंग की शॉल हाथ में थामे वह मुझे एक बार फिर से सावन की पहली मुलाकात की याद दिला रही है। एक बार फिर से मुझे दिव्य अनुभूति की प्राप्ति हुई जो किसी साधक को अपने दैव के प्रति होता है। पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई, गला भर आया। ऐसा लगा कि अभी तुरंत बाहर जाकर अपने कार के अंदर अकेले बैठूं और चिल्ला चिल्ला कर रोऊं। लेकिन हमने मन को मनाया, अपनी श्रीमती की तरफ देखकर मुस्कुराया। वह भी फोन पर बातें करते हुए मुझे देखकर आंखों से किसी बच्चे की तरह इशारे करने लगी। यह देखकर मुझे खूब तसल्ली मिली। मेरा मन पुरानी यादों में ही गोते लगाने लगा। एक विचार आया, क्यों ना सामने बैठी सुंदरी के बारे में अपनी धर्मपत्नी को बता दूं और साथ में ले जाकर मिलवाऊं, कुछ बातें करूं। लेकिन फिर मैं सोचने लगा, जो बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई उसे अब क्यों कहूं। कुछ बातें दबी रहे वही अच्छा है। कुछ देर के पश्चात वह देवी बाहर की तरफ जाने लगी। मैं उन्हें ही देखता रहा। फिर मुझे भी बाहर जाने की इच्छा हुई। सोफे से उठकर बेल्ट से कमर को कसते हुए जैसे ही मैं बाहर की तरफ जाने लगा, तभी श्रीमती जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अगर आप सिगरेट पीने के लिए जा रहे हैं तो सोच लेना, सीधे पापा को फोन लगाकर सब कुछ बता दूंगी। मैंने बनावटी गुस्से के साथ कहा, अरे नहीं मेरी माँ, मैं बस बाहर से हवा खाकर आ रहा हूँ। और 2 कदम चलते ही रिसेप्शन से घोषणा हुई, टोकन नंबर 42 श्रीमती अमुक देवी। मैं समझ गया डॉक्टर से मिलने की बारी मेरे स्कूल वाली देवी की है। मैं तुरंत बाहर निकला। जैसे ही वह दिखी मैं फिर से सोचने लगा, आखिर इन्हें मैं क्या कहकर बुलाऊं? क्या मैं उन्हें नाम से पुकारूं या देवी जी कहूं? बचपन से इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे सामने वह 30 फीट दूर खड़ी है और आज इतना ही वक्त मुझे मिला है यह विचार करने का कि उन्हें क्या कहकर संबोधित करूंगा। मैं उनकी तरफ यंत्रवत आगे बढ़ता गया। मेरा दिमाग अब कार्य नहीं कर रहा, मुझे होश ही नहीं रहा। जैसे ही उनके सामने पहुंचा, घबराहट से पूर्ण मेरे मुंह से निकल गया, दीदी आपकी बारी आ गई है, रिसेप्शन से आपका नाम पुकारा गया है। यह कहकर मैं तुरंत पलट गया। मेरी आंखों की पुतलियां फैल गई हैं, मुंह खुला हुआ है, सूरत में कोई हाव भाव नहीं, पूर्णतः विस्मित सा महसूस कर रहा हूं। अगले ही पल उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? यह सुनते ही मुझे खुद को संभालना पड़ा। मैं किसी भी समय रोने वाला था। आंख में आंसू छलक आए थे, गला सूख चुका है और गले में अपार दर्द हो रहा है। फिर भी उनका सामना करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सरकारी विद्यालय में हमारी सीनियर थीं। इतना ही बस मैं बोल पाया और पुनः होश में रहते हुए मुस्कुराया। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए मधुरता से धन्यवाद कहा और अस्पताल के अंदर चली गई। मैं स्तब्ध था, चेतना शून्य था। मेरे मुंह से यह क्या निकल गया? मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
सम्मोहन और भौतिक आकर्षण समाप्त हो चुका है। जो बचा है वह सिर्फ सम्मान है। शायद इसी को मेरे देश में नैतिकता और भारतीय संस्कृति कहते हैं।